आए दिन हमने देखा तो है कि कैसे जजेस किसी मैटर्स में ऐसे कंट्रोवर्शियल ऑर्डर्स पास कर देते हैं कि एक उंगली उनके ऊपर भी उठ जाती है। इसका एक रीसेंट एग्जांपल और कोई नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज न्याय बिंदु बनी है, जिनके दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को दिए बेल ऑर्डर ने इतनी ही कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी थी कि ईडी से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट तक ने उनके इस ऑर्डर को परवर्स और रॉन्ग डिक्लेयर कर दिया है। ट्रायल के पहले के अरेस्ट मामले काफी सेंसिटिव भी हो जाते हैं, जिसमें सिर्फ शक के बेसिस पर लोगों को अरेस्ट करके रखा जाता है और वो भी काफी समय तक के लिए। ऐसे में जजेस के इन ऑर्डर्स पर एक सवाल उठता है और हमारे मन में भी कि आखिर जजेस को ऐसे ऑर्डर्स पास करने के लिए कौन जज करेगा। इस बारे में सीनियर एडवोकेट एसबी उपाध्याय ने अपने आर्टिकल में क्या लिखा है, एक नजर तो हम डालेंगे, पर साथ ही ये भी देखेंगे कि हाल ही में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के नामी चेहरे उमर खालिद के केस में ऐसा क्या हुआ है जिसने वापस से जजेस को जज करने की बात उठा दी है, और एक ऐसे केस की भी चर्चा करेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जजेस को ही आए दिन एक दूसरे को जज नहीं करना चाहिए। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की बात हो रही है तो उमर खालिद के अलावा एक नाम हमारे मन में फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का भी आता है, जो खुद दिल्ली लिकर पॉलिसी स्कैम में 16 महीने से जेल के अंदर है। इस मामले की हियरिंग जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी तो जस्टिस संजय कुमार ने इस मामले से रिक्यूज करते हुए सबको शॉक कर दिया था, जिसमें कि सिसोदिया के काउंसिल सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी दिखे थे। इसके अलावा भी इस स्कैम के एक और अक्यूज के केस में भी जस्टिस संजय कुमार ने रिक्यूज करते हुए एक सवाल उठा दिया कि भला किस बेसिस पर जजेस एक केस से रिक्यूज करते हैं, और उनके ऐसा करने से मामले जो ऑलरेडी डिलेड चल रहे हैं और डिले हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ सोमवार को जेएनयू स्कॉलर उमर खालिद के केस में देखने को मिला है, जब दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की बेंच में से जस्टिस अमित शर्मा ने रिक्यूज कर दिया और इस मामले को थोड़ा और अर्जेंट कर दिया, क्योंकि इस केस में अब वापस से एक बेंच फॉर्म करने की जरूरत पड़ गई है। उमर खालिद, जो अब पिछले 4 सालों से ही दिल्ली राइट्स 2020 के मामले में जेल में बंद है, अपनी बेल की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं। पर बात वही है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फर्स्ट बेल प्ली को 14 बार अर्जेंट कर दिया था, तो उमर खालिद की उम्मीदें जस्टिस सिस्टम से कम हो चुकी है। उनको सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल खुद ही इतने परेशान दिखे थे कि उन्होंने इस प्ली को विड्रॉ करते हुए एक दूसरी प्ली फाइल की थी, और जो वापस से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा पहुंची। वहां से रिजेक्ट होने के बाद जब फाइनली दिल्ली हाईकोर्ट की बारी आई तो जस्टिस अमित शर्मा ने केस से रिक्यूज करते हुए इस मामले को अब 24 जुलाई के लिए लिस्ट करवा दिया है। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात तो ये भी है कि जस्टिस अमित शर्मा ने दिल्ली राइट्स 2020 के कई अक्यूज्ड के केसेस में रिक्यूज करते हुए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है, जिसमें शर्जिल इमाम, मिरान हैदर जैसे लोग भी शामिल हैं। एक जज अपने पर्सनल रीजन से रिक्यूज करता है, पर क्या हो जब इस मामले से लिटिगेंट को नुकसान उठाना पड़े। और अपने आर्टिकल में सीनियर एडवोकेट एस उपाध्याय ने कहा भी है कि वैसे ही कुछ जजेस आए दिन अपनी मनमानी करते हैं और कभी कभी अपने हिसाब से कोर्ट चलाते हैं। इस बारे में एक स्पीच में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई ने भी अपना शौक दिखाया था और कहा था कि इट इज शॉकिंग टू नो दैट सम ऑफ द जजेस, दो द कोर्ट टाइमिंग्स आर 10:30 AM, sit at 11:30 AM and get up at 12:30 PM. Though the court timings are up to 1:30 PM. It is more shocking to note that some of the judges do not sit in the second half. सिर्फ यही नहीं बल्कि इस मामले में जस्टिस बीआर गवई ने कहा भी है कि कुछ जजेस अच्छे से लॉयर्स को भी ट्रीट नहीं करते, जो खुद अपने आप में एक गलत बात है। And stated, the lawyers are not treated with the dignity they deserve and are often humiliated by judges. We should not forget that the judges and lawyers are co-equal partners in the administration of justice, none superior, none inferior. Misbehaving with lawyers does not enhance the dignity of the institution, but rather undermines it. एक दूसरे स्पीच में ऑलरेडी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा भी है कि जजेस को ये समझना जरूरी है कि वे भगवान नहीं है बल्कि आम जनता के सेवक है, and that the court must subserve no might but the constitution and be in the service to no one but the litigants. Our courts are not merely rights of sovereign power but are also essentially a public service provider. अब चलिए उस केस की बात करते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें कि जस्टिस सुधांशु धुलिया और अनहसुद्दीन अमुल्ला मौजूद थे, ने कह दिया कि जजेस को एक दूसरे पर ही कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। मामले की शुरुआत होती है बाय हीबियस कॉर्पस पिटिशन, जो कि यूट्यूबर सावुका शंकर की मां द्वारा फाइल की गई थी, चैलेंजिंग हिज डिटेंशन। ये मामला जब मद्रास हाईकोर्ट के सामने पहुंचा था तो उधर जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की बेंच ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट पास करके मामले को और इंटेंस कर दिया था। While Justice Swaminathan quashed the detention order, Justice Balaji felt that an opportunity must be given to the state to file its counter affidavit before taking any decision on the issue.
इस मामले में एक टाई ब्रेक करने के लिए जस्टिस जयाचंद्रन वाज अपॉइंटेड एज अ थर्ड जज, और जिन्होंने अग्री किया विद द व्यू टेकन बाय जस्टिस बालाजी एंड क्रिटिसाइज्ड जस्टिस स्वामीनाथन। अपने ऑर्डर में जस्टिस जयाचंद्रन ने जस्टिस स्वामीनाथन की जजमेंट को खूब क्रिटिसाइज किया है और स्टेट किया है कि उन्होंने पर्सनल बायस की वजह से इस मामले में कोई ऑर्डर पास नहीं किया, एंड स्टेटेड द रीजंस व्हिच हैज ट्रिगर्ड हिम जस्टिस स्वामीनाथन टू डिनाई द अपॉर्चुनिटी टू द स्टेट इज मोर डिस्टर्बिंग एंड मेक्स हिज फाइंडिंग ऑन फैक्ट्स लायबल टू बी इश्यूड not only for want of completion by the opinion of junior judge in the bench but also for the semblance of personal bias against the respondent against whom a serious allegation of approaching through emissary is made। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने ऑर्डर में जस्टिस जयाचंद्रन ने यहाँ तक ऐड किया है कि failure to afford opportunity to file the counter when it was sought and the bias of showing interest in passing order hastily without consulting the bench partner renders the expression of opinion by Justice G.R. Swaminathan non-est। और इसी क्रिटिसिज्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस सुधांशु धुलिया और अनासुद्दीन अमानुल्लाह दिखी है जब उनके सामने ये मैटर आ पहुंचा एंड हैड स्टेटेड The learned judge of the High Court has made some observations on his brother judge which should have been best avoided. It is always necessary for us to remember the distinction between judging and being judgmental. Supreme Court bench ने especially petition को dismiss कर दिया after listening to senior counsel Siddharth Dave representing the petitioner as well as senior counsel Siddharth Luthra representing Tamil Nadu government that they shall make a joint request before the bench led by Justice Ramesh for an expeditious disposal of the petitioner's case। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है कि वे मेरिट के पॉइंट पर कुछ बोल नहीं रहे हैं and stated We too request the High Court to expedite the hearing in the matter considering that it relates to preventive detention. As we have referred above, we say nothing on the merits of the case since the High Court is seized of the matter। जिसके साथ ही उन्होंने इस केस में लिटिगेंट को इंटरिम बेल देने का फैसला लिया है on furnishing 2 sureties of ₹50,000 each। इन्हीं कुछ इंसिडेंट्स की वजह से ये सवाल सामने आता है कि आखिर एक जज को कौन ही जज करेगा उसके ऑर्डर्स और जजमेंट्स के लिए, और वो भी तब जब कभी कभार ऐसे काम एक सुप्रीम कोर्ट जज द्वारा ही होते हैं। जस्टिस गवई कोटेड सोक्रेट्स जब उन्होंने समझाया कि आखिर एक जज का काम क्या होता है एंड स्टेटेड 4 things belong to a judge: to hear courteously, to answer wisely, to consider surely and to decide impartially। A judge should be studious, courteous, conscientious, patient, punctual, just, impartial, fearless of public clamor, regardless of public praise, indifferent to private, पॉलिटिकल और पार्टिसन इन्फ्लुएंसेस। और इसी के साथ अपने आर्टिकल में एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछते हुए सीनियर एडवोकेट उपाध्याय ने कहा द टाइम इज राइट टू इंट्रोस्पेक्ट एंड आस्क वेदर जजेस होल्डिंग हाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट फॉलो एंड अबाइड बाय द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। The question still lingers on who will judge the judges। इस मामले में आपकी क्या राय है हमारे साथ जरूर शेयर करें। Until then keep following लॉ चक्रा।